देश भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा का पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पंजाब में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए 350 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को सब्सिडी पर मुहैया करवाई जाएंगी 20,000 से अधिक मशीनें। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में आज स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की हुई शुरुआत। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। यह दिन गुरु की महिमा, शिक्षा की महत्वता और छात्र गुरु के संबंध महत्वपूर्णता को मान्यता देने के लिए विशेष रूप से समर्पित होता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी है। मोदी ने ट्वीट के माध्यम से भी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं और आध्यात्मिक शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के राज्य में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक कदम उठाने की वचनबद्धता के अंतर्गत पंजाब की कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से सब्सिडी पर पराली प्रबंधन मशीनरी मुहैया करवाने के लिए 350 करोड़ रुपए की कार्य योजना का नक्शा तैयार किया गया है। पराली प्रबंधन मशीनों पर सहकारी सभाओं और अन्य समूह 80% सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत किसानों को 50% सब्सिडी मिल सकेगी। पंजाब की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि विभाग की तरफ से मौजूदा वर्ष के लिए फंड मुहैया करवाने के लिए 350 करोड़ रुपए की कार्य योजना केंद्र सरकार को भेजी गई है और फसलों के अवशेष के प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत किसानों को 20,000 से अधिक मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जाएंगी और इसके साथ ही 1,000 कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सब्सिडी प्राप्त करने के लिए विभाग के पोर्टल पर @themachinerypunjab.com पर 20 जुलाई 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को मशीनों पर सब्सिडी देने की समूची प्रक्रिया में पारदर्शिता यकीनी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि नियमों के उल्लंघन की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में आज स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान स्टार्टअप शिखर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सेमिनार और पैनल डिसीजन का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही डेलीगेट्स को उद्योग जगत के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और विचारकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। यह स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने में स्टार्टअप की अपार क्षमताओं का प्रतीक है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर शिखर सम्मेलन का उद्देश्य स्टार्टअप की पूरी क्षमता को उजागर करना, आर्थिक रोजगार सृजन और सतत विकास को बढ़ावा देना है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इस स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप का लक्ष्य वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के भविष्य को आकार देना है। यह समूह आर्थिक समृद्धि के लिए नवाचार, परस्पर सहयोग और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि दुनिया की तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार और तकनीकी बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत में स्टार्टअप की संस्कृति विकसित हुई है और आज देश में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। The startup movement grows and blossoms. Startup innovators start innovating. They do technological collaboration. They are fixated on innovation. And therefore they lose out on good governance. Today's startup is tomorrow a Fortune 500 company tomorrow. वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने में शिक्षा और जागरूकता की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की लंबी छलांग भारत में समृद्ध स्टार्टअप की इकोसिस्टम का प्रतीक है। एक कल्चरली सेंसिटिव स्टार्टअप इकोसिस्टम, a study by UNESCO highlighted that only 3% female students choose STEM-related fields in higher education, especially in disciplines such as engineering,
and computer science. This is because they encounter gender bias, stereotypes and lack of our role models. India's recent climb on the Global Innovation Index can be largely attributed to the dynamic startup. समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आज संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की बैठक हो रही है। संसदीय सौध में सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इस बैठक में भाग लेने के लिए अलग अलग दलों के 31 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। इसमें 20 लोकसभा के और 11 राज्यसभा के सांसद हैं। इस बैठक में विधि आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग द्वारा परामर्श स्तर पर चर्चा की जाएगी। बैठक में समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग द्वारा आयोजित सत्र पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी का पक्ष सुनेगी। जानकारी के मुताबिक सबकी राय लेकर रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे संसद में पेश किया जाएगा। समिति के सभापति सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। यहाँ हर मुद्दे पर चर्चा हुई। इस बैठक में विधि आयोग और सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। संसद के मानसून सत्र से पहले बैठक काफी अहम मानी जा रही है। लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है। इसके अधिकार क्षेत्र में आता है पर्सनल लॉज पर विचार करना। इसलिए लॉ कमीशन का जो कंसल्टेशन पेपर है, जो विमर्श पत्र है, उस पर कमेटी विचार करेगी, उस पर कमेटी चर्चा करेगी और सभी पार्टी के लोग रहेंगे। इसको कोई पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। ये तो जो कंसल्टेशन पेपर है उस पर चर्चा होगी कमेटी के अंदर। अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन है। यात्रा के आज तीसरे दिन सुबह जम्मू से 4149 यात्रियों का चौथा जत्था रवाना हुआ। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर उत्साह गजब का देखने को मिल रहा है। अगले 2 महीनों तक चलने वाली इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बालटाल रूट का जायजा लिया। यात्रा संचालन में लगे तमाम अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वो यात्रा मार्ग पर लगे बाजार के बीच भी गए और अधिकारियों के साथ लंगर भी ग्रहण किया। बीआरओ ने बड़ा ही प्रशंसनीय काम किया है। जहां जहां संभव था वहां ट्रैक की विड्थ बढ़ाई गई है, सेफ्टी रेलिंग्स लगाई गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीएपीएफ के हमारे सभी लोगों ने मिलकर के चाक चौबंद सुरक्षा का इंतजाम किया है। आरएफआईडी पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन पूरी तरह से मैं कहूं कि अच्छे ढंग से काम नहीं कर सका। जो कठिनाई पिछले साल थी उसकी सावधानी इस साल बढ़ती गई और इस बार जो भी यात्री है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, सबको आरएफआईडी से टैग किया गया है। 62 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले के कलामपुर गांव में ग्रामीणों के साथ जनसंवाद में उनकी समस्याएं सुनी और अधिकतरों का मौके पर ही समाधान किया। मुख्यमंत्री ने करनाल जिले के गांव कलामपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश में 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष व महिला को पेंशन देने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। सीएम ने गांव कलामपुर के सामुदायिक केंद्र के प्रांगण में पौधारोपण भी किया। उन्होंने गांव कलामपुर में संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय स्कूल के नए भवन का निर्माण करने और काचवा से कलामपुर तक सड़क का अगले 2 महीने में निर्माण करने के लिए भी अधिकारियों को आदेश दिए। राजकीय स्कूल में वॉलीबॉल खेल मैदान बनाने के साथ साथ तालाब का जीर्णोद्धार करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव कलामपुर के विकास पर सरकार की ओर से 6 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि खर्च की जा सकती है। 13 में 1000 थी, हम 2750 ले आए और अभी इसी अगले 6 महीने में 3000 पूरी कर देंगे। हमने वादा 3000 का किया था और लगातार हर साल 200, 250, 200, 250 बढ़ा रहे हैं पिछले 10 साल से। 2 महीने में सड़क बनाने का काम शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है जी सर। सरस्वती मॉडल स्कूल में माफ होती है सिर्फ बीपीएल की। बीपीएल से ऊपर वाले जो होते हैं उनको थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है, पढ़ाई उसमें अच्छी होती है, सीबीएसई के साथ जुड़ा होता है। बोलो, अगर थोड़ी थोड़ी फीस देने के लिए बच्चों के लिए तैयार हो तो हम सरस्वती मॉडल स्कूल करा देंगे। करा देंगे, ठीक है। चलिए, वो सरस्वती स्कूल जो है ना मॉडल स्कूल बना दिया। डीओ साहब लिख लो इसको।
बाद में उन्होंने जिले के डबरी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से संवाद किया और मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव के युवाओं द्वारा गांव में स्टेडियम न होने की बात पर गांव में 2 एकड़ में व्यायामशाला बनाने की घोषणा के साथ ही उन्होंने गांव में पार्क में जिम बनाने तथा एक लाइब्रेरी की स्थापना करने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों की अन्य समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को इसके समाधान के आदेश दिए। अब खबरें फटाफट। राष्ट्रपति आज से कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 5 दिन की यात्रा पर रहेंगी। कर्नाटक के मुदनहली में श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई है। राजनीतिक पार्टियां अब वित्तीय लेखा ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगी। चुनाव आयोग ने लॉन्च किया वेब पोर्टल। मौसम विभाग ने ओडिशा के 18 जिलों में बृहस्पतिवार तक जारी किया येलो अलर्ट। आज से अगले 4 दिनों तक राज्य में बारिश होने का पूर्वानुमान किया गया है व्यक्त। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।